फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग की। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जितनी अहम रोल प्लानिंग करता है, जितना ही अहम रोल प्लानिंग प्ले करता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ अ राइट स्टाफ फॉर द राइट टाइम एट अ राइट पर्पस। मतलब हम जब बात करते हैं किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे ग्राउंड लेवल पर सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए अगर पूरी मेहनत कोई करता होगा तो वो होता है हमारा वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। स्टाफिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर उसके स्टाफ के ऊपर डिपेंड होता है। और जब हम बिजनेस को एक नए आयाम तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक बैकबोन की तरह होता है किसी भी कंपनी का स्टाफ। तो स्टाफिंग को हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी तरीके के मैनेजमेंट को सक्सेसफुली रन करने के लिए, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमने अच्छी तरीके से सीखी, बट वहां पर थर्ड और सबसे अहम रोल स्टाफिंग प्ले करता है। कैसे प्ले करता है स्टाफिंग रोल? तो यहां पर आज हम डिस्कस करना है स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप किसी भी तरीके के रोल को प्ले करने जाए तो स्टाफिंग का सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। सिर्फ स्टाफ को सिलेक्शन करने से कुछ होता है क्या? नहीं। स्टाफ को सिलेक्शन करने के अलावा भी आपको उन्हें ट्रेन करना होगा, आपको उन्हें एक प्रॉपर तरीके का डायरेक्शन देना होगा, तो ही वो स्टाफ अपनी पोटेंशियल से अच्छा काम करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं स्टाफिंग के मीनिंग से। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी भाई साहब, जो स्टाफिंग है वो एज पर द एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यानी हमने जो प्लान किया है उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। It is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce। यानी भाई साहब, जब हम कहते हैं कि ये हमारा स्टाफ है, हमारी कंपनी को एक नया आयाम तक पहुंचाने के लिए मदद करता है, ये कंपनी का की पर्सन है, तो सिर्फ ऐसे हवाओं में बात करने से कभी भी होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें स्टाफ को अट्रैक्ट करना होगा। हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, हम उसे उसके कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको प्लेस करने का काम करते हैं। और जब वो अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करने का भी हम काम करते हैं, उसे मोटिवेट करने का काम करते हैं, उसको उसके रेम्यूनरेशन प्रॉपर टाइम पर पे होना चाहिए, उसके अंदर उसकी मेंटल एबिलिटी को हमको क्या करना है, डेवलप करना है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। और हम कोशिश करते हैं कि उस स्टाफ को हमारे पास लंबे समय तक रिटेन कर पाए, क्योंकि अच्छा स्टाफ बार बार नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारे स्टाफिंग को प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, यूज करना आना चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। यानी किसी भी तरीके की ग्रोथ, किसी भी कंपनी का सक्सेस हमें डिपेंड करता है कि उसका स्टाफ किस तरीके से होता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां होगी या बहुत सारी ऐसी कंपनियां अभी भी ग्लोबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बट उनका स्टाफ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। उन स्टाफ का रूडनेस बिहेवियर जो होता है वो कस्टमर को पसंद नहीं आता, जिस वजह से कंपनी की गुडविल दांव पर लग जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टाफ का नेचर भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी हमें यहाँ पर अपनी कंपनी के जो वर्कफोर्स है, हमारी कंपनी के अंदर जो स्टाफ हमारे काम करते हैं, उनकी बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, यूज करके लेना है, उनको बेहतर तरीके से उनके टैलेंट का इस्तेमाल करना है, उनके स्किल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब जब उस स्टाफ को जरूरत पड़ेगी, जब जब उस स्टाफ को रिक्वायर्ड होगी, हमें उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट भी करना पड़ सकता है। इसीलिए द फंक्शन एम्फेसिस मैनेजिंग ह्यूमन
एंड नॉट द मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मटेरियल मनी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर हैंड टू हैंड या ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें, हम यहाँ पर ह्यूमन को मैनेज करने की बात करें। और कोई ह्यूमन कोई मटेरियल का जैसा नहीं होता, जिस तरीके से मटेरियल को फेंक दिया जाता है, मटेरियल को रख दिया जाता है, उसकी वैल्यू वहां तक ही है ना। ह्यूमन के सेंटिमेंट्स को भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करता है कि उसका स्टाफ किस तरीके से आप हैंडल करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी नजर में अगर देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो अपने स्टाफ को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट करती है। उसके अलावा अगर आप सीरियल्स की बात करोगे तो आपको याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं बता दूं, जेठालाल और नट्टू काका और बाघा की एग्जांपल दे देना चाहता हूँ, मगन की एग्जांपल दे देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जेठालाल ने उनको एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया है कि वो तीनों जेठालाल को छोड़ने की बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर स्टाफिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। The need of staffing arises since the initial period of the organization due to promotion, transfer, business expansion, retirement, resignation, accident, death of employee, etc. Vacancies are created in the organization. In this context, staffing function plays a very very important role in the organization. Right person at a right job with the right pay is the basic principle of staffing. यानी जब हम बात करते हैं स्टाफ, तो अब पहला क्वेश्चन आता है, सर स्टाफ को रखने का कब? स्टार्टिंग छोटा लेवल है तो सर हम खुद ही चलाए तो चलेगा क्या? हाँ चला सकते हो, बट आपको खुद एज ए स्टाफ काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आप कंपनी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एक्सपेंशन कर रहे हो, बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हो, आपको स्टाफ रखना ही पड़ेगा। स्टाफिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी कब जनरेट होती है? जब आप किसी जूनियर को सीनियर की पोस्ट देते हो, तो जूनियर की पोस्ट खाली हो गई, आपने किसी एम्प्लॉय को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर दे दिया, तब उसकी एक वैकेंसी जनरेट हो जाती है। आप बिजनेस को एक्सपांड करते हो तो वो उस एम्प्लॉय के कंधों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। या कोई एम्प्लॉय है वो रिटायरमेंट ले रहा है, या कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी को छोड़कर रिजाइन करके जा रहा है, या किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो वेरियस ओकेजन्स की वजह से कंपनी के अंदर वैकेंसी जनरेट होती है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ उस जगह को नहीं भरना, हमें वो कॉम्पिटेंट पर्सन को भरना जो उस जिम्मेदारी को निभा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो सबके लिए काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टाफिंग का फंक्शन ये कहता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन एट अ राइट टाइम फॉर द राइट जॉब विद द राइट पे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद द राइट पे। सही समय पर सही इंसान को सही काम देना, वो भी सही पे के साथ, सही रेम्यूनरेशन के साथ, इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन आपको क्या दिया गया, देखिए पहला दिया है थाओ हैमन का डेफिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिया, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन को डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। आपको तीनों में से कौन सा डेफिनेशन करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कोई भी तरीके से कर सकते हो। फिलहाल मैं थाओ हैमन का डेफिनेशन ले रहा हूं। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। जिसकी हम बात कर रहे थे कि मैं कंपनी का बॉस हूं, मेरे पास जो काम कर रहा है वो हमारा एम्प्लॉय है, बट एम्प्लॉय के अंदर भी हमको वो पोटेंशियल डालना होगा। एम्प्लॉय को हमको रिक्रूट करना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसके अंदर वो एबिलिटी को डेवलप करना है। डेवलपमेंट करने के लिए मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसे उसकी रेम्यूनरेशन टाइम टू टाइम पे करनी पड़ेगी, कंपेंसेट करना पड़ेगा, प्रमोशन देना होगा। वो प्रमोशन में मोटिवेशन के थ्रू भी दे सकता हूँ या मॉनेटरी रेम्यूनरेशन भी पे कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। लेकिन स्टाफिंग मुझे लोगों को साथ में लेकर जाना है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल कब होता है, जब बॉस और एम्प्लॉय दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। नाउ मूव टू आवर इंपॉर्टेंस पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस में देखिए पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है। स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन। भाई साहब
हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस बना देता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर देता है, उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी वो मिडल पर डालता है, मिडल की प्लानिंग का एग्जीक्यूशन का जो जिम्मेदारी है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर हो जाता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी प्लानिंग में चूका है, हमें उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और स्टाफिंग का परफॉर्मेंस मैटर करता है, क्योंकि अगर वो स्टाफ अपने पोटेंशियल से अच्छा काम करेगा, अगर वो स्टाफ अपने पोटेंशियल से 100% कैपेसिटी में रहकर काम करता है, तो वो काम इफेक्टिव तरीके से होने वाला है। चाहे वो काम आपका प्रोडक्शन का हो, चाहे वो काम आपका सेल्स का हो, चाहे वो आपका काम फाइनेंस का हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम आएगा वो इफेक्टिव स्टाफिंग के बाद ही आने वाला है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जिसको हम भर नहीं सकते किसी भी कंपनी के अंदर चलाने के लिए। कंपनी को चलाने के लिए एक इफेक्टिव स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि जब स्टाफ अपने पोटेंशियल से अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कदमों पर जा रही है, अच्छे रास्ते पर जा रही होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अब यहां पर एक वर्ड यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन। आपको इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, बट इनके जो आपको एक कहा जाएगा ना, उनके रिस्पेक्ट करनी है, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है, उनके सेंटिमेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि जब आप उस एम्प्लॉय को अपने कंपनी का एक हिस्सा मानते हो तो वो हिस्से की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है। और जब आप उसकी डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो मान लीजिए आप उसके रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप उसका सिलेक्शन कर रहे हो, आप उसको प्लेसमेंट दे रहे हो, आप उसको रेम्यूनरेट करने का काम कर रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं देना है आपको, एक्सेसिव बर्डन है वो, आपको पता है 8 घंटे में इतना काम कर सकता है, तो आप उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर दीजिए। क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर इंसान को यूज करना है, हम उस इंसान का 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्सेसिव बर्डन देकर उसको दबाना नहीं चाहते। क्योंकि अंडर द प्रेशर, ऐसा कहा जाता है कि प्रेशर में ही आपका परफॉर्मेंस निकलता है। अंडर द प्रेशर एवरी स्टाफ कैन परफॉर्म देमसेल्फ, यानी वो प्रेशर के अंदर ही काम करता है। बट ज्यादा प्रेशर, जब आप उसको एक्सेसिव प्रेशर देते हो तो इट लीड्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से वो काम खराब भी हो सकता है। किसी भी स्टाफ के ऊपर आप प्रेशर जरूर दीजिए परफॉर्म करने का, प्रोग्रेस करने का, लेकिन उसके ऊपर एक्सेसिव बर्डन मत दीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा और स्ट्रेस आपके पूरे काम पर पानी भी फेर सकता है। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। सर कॉर्डियल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कॉर्डियल का मतलब होता है हमें कम्युनिकेट प्रॉपर करना है, हमें लोगों से के साथ कोऑर्डिनेट प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं अरे तू तो मेरा एम्प्लॉय है, चल तेरे को मैंने काम दिया, काम करके दे देते, तेरे को घर कंपनी से निकाल देंगे, इस तरीके की टोनिंग आपको नहीं करनी है। इफ यू रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉइज विल गोइंग टू रिस्पेक्ट द कंपनी एज वेल। जब आप एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करोगे तो एम्प्लॉय विल गोइंग टू रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मैनेजर के जब एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करते तो एम्प्लॉय भी मैनेजर के लिए जान भी हासिल करके दे सकता है, लेकिन उसके लिए हम दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भाई साहब जब हम बात करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय आकर हमारी कंपनी के अंदर जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन अगर वह एम्प्लॉय फ्रेशर होगा तो कंपनी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और वी नीड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, वी नीड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, वी नीड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। बट भाई साहब मार्केट में फ्रेशर को एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप उसको काम दोगे तो आप उसको क्या करो, लो फ्रेशर है कोई बात नहीं, पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल, भाई तू काम कर सकता है, तेरे अंदर वो स्किल आ सकती है, तुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो आप उस ह्यूमन रिसोर्स यानी जिसको हम स्टाफ कह रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, डायरेक्शन दोगे, कमांड दोगे, तो वो अपना काम अच्छी तरीके से करेगा और एक टाइम उसके अंदर भी स्किल आएगा,
उसके अंदर भी एक एक्सपीरियंस, क्योंकि काम होगा तो ही वो अपने फेलियर से एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है। लोगों के एक्सपीरियंस सुन के वो अपने अपने आप को पोटेंशियल को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो हमारा काम क्या है, एज ए स्टाफिंग फंक्शन हमें उनके अंदर उनके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की कोशिश करनी है, ताकि मैनेजर जो कहेगा मैनेजर एबिलिटी के हिसाब से उसको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा और खुद भी डेवलप होगा और कंपनी को भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। भाई साहब, अगर हमारे कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जिसको कुछ नहीं आता, नील बट्टा सन्नाटा है, लेकिन उसके अंदर विलिंगनेस है सीखने की। इंसान कब आगे बढ़ता है, जब उसके अंदर विलिंगनेस हो। अगर उसके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है ना, तो आप उसके सामने कुछ भी कर दो, जान भी दे दोगे, वो कुछ नहीं सीखने वाला है। उसी तरीके से किसी भी एम्प्लॉय के अंदर अगर विलिंगनेस है, सीखने की एबिलिटी है ना, आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो और वो कुछ भी सीख सकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे बेटर काम कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। और उस मैनेजमेंट के अंदर ये भी पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग दे, क्योंकि ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मार्केट में इस एनवायरमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी डे टू डे अपडेट होने ही वाली है। नए नए मटेरियल्स, नए नए रॉ मटेरियल्स आने वाले, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन का काम है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना। अगर आप उसको ट्रेन करोगे तो उस टेक्नोलॉजी का वो बेहतर इस्तेमाल करेगा, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। ये दोनों चीजों का जब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है तो वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेगा और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दोनों ही मैनर में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रॉपर समय पर ट्रेनिंग दी है और उस ट्रेनिंग के बदौलत उसने टेक्नोलॉजी और मेथड्स में अपने आप को अपग्रेड भी किया हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। माय डियर सर, एफिशिएंसी मतलब क्या? मानो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, अगस्त का मंथ अभी चल रहा है और आपने 10 मिनट पढ़ाई करना शुरू किया है, तो 10 मिनट्स इज योर एफिशिएंसी। 10 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, धीरे धीरे 10 का 12 मिनट होगा, 12 का 15 होगा, 15 का 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, धीरे धीरे आपकी टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि आप खुद का डेवलपमेंट भी चाहते हो और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी चाहते हो। उसी तरीके से किसी भी तरीके की कंपनी के अंदर अगर किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मैटर करता है, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर उसका ट्रेनिंग मैटर करता है, तो ट्रेनिंग की वजह से उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस की वजह से वो अपनी कैपेबिलिटीज पर काम कर सकता है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है एंड वो एफिशिएंसी ला सकता है जो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मिली हुई है। तो हमें यहां पर उसके लिए सारे के सारे जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि एफिशिएंसी लीड होगी तो वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के साथ आपको प्रोडक्टिविटी देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। भाई साहब, किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करता है ना, ये नहीं सोचता 6 महीने के लिए ट्रेन करा, 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए। वो सोचता है ये एम्प्लॉय को मैंने अगर ट्रेन किया तो वो लंबे समय के लिए मेरे पास, यानी ये मेरे कंपनी का लंबे ईयर्स का घोड़ा बनना चाहिए। रीजन इज सिंपल, एम्प्लॉय क्वालिफाइड हुआ है, एम्प्लॉय के अंदर एफिशिएंसी है, एम्प्लॉय के अंदर स्किल है, तो भाई साहब हमें टेंशन ही क्या है, हमारा एम्प्लॉय बेहतरीन तरीके से क्या करना है, काम करना। हमें सिर्फ उसे एक रास्ता दिखाना है, उसको वो सक्सेस का पाथ कि ये रास्ता भाई तेरे लिए है, ये रास्ते पे तो चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का तो भला होने ही वाला है। बट मैं तुझे क्या कर सकता हूं, मैं भाई तुझे ये बेनिफिट भी पहुंचा सकता हूं, तो लेकिन यू शुड बी वेरी लॉयल टू अस एट द सेम टाइम, मुझे उसकी मेहनत की कदर भी होनी चाहिए। तो हमें क्वालिफाइड स्टाफ भी चाहिए, एफिशिएंट स्टाफ भी चाहिए, स्किलफुल भी चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय कंपनी का एक असेट होता है और असेट के साथ ट्रीट करते हैं तो भाई आप उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट की तरह ही लेने वाले हो, उसको पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए। उसका अगर निगेटिव बिहेवियर भी है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें उसके रीजंस को जानने की जरूरत है कि वो एम्प्लॉय को किस तरीके से हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय को लंबे समय तक हमें बोलते हैं ना, हमसे काम निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले कंपनी को समझाना चाहिए कि हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप अच्छे क्वालिफाइड हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वो पोटेंशियल है, यू हैव एफिशिएंसी, सब कुछ है, बट आपका कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ताकि फ्यूचर में कंपनी को किसी भी तरीके का चैलेंजेस आए तो उस चैलेंजेस से लड़ने के लिए सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, उसके साथ एम्प्लॉइज भी होने चाहिए। एम्प्लॉय बोलेगा ठीक है ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, बट इसने मेरे को बहुत लंबे समय तक काम किया है, ये कंपनी ने मुझे बहुत साथ दिया है, मैं इसके साथ एक इमोशनली भी अटैच हूं, तो भाई साहब मेरा कंट्रीब्यूशन भी इस एम्प्लॉय कंपनी के साथ होना चाहिए। तो भाई हम सिलेक्ट करते हैं, हम स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ बनी रहे, कंपनी की कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉय का डेवलप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिलेक्शन भी हमें उस लेवल पर करना चाहिए कि लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, क्या इस एम्प्लॉय के अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो चैलेंजेस को फेस कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी चैलेंजेस आएंगे वहां पर ही एम्प्लॉय का, वहां पर ही स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को लिए मिलेगा कि एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। प्रॉब्लम सबके पास होती है, नजरिए की बात होती है, प्रॉब्लम सबके पास होती है, नजरिए की बात होती है, कोई उस मौके को तराशता है, कोई हाथ से गवा देता है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें किस तरीके से उसे बिहेव करना है। कोरोना पैंडेमिक आया, टीचर्स के लिए बहुत चैलेंजेस आए, किसी ने हाथ पर हाथ धरे बैठे और किसी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उन सारे टीचर्स को मेरा एक सलाम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। एक एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, पगार मिल रही है, जा रहा है, ऐसा नहीं, क्या वो एम्प्लॉय उस कंपनी से सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उसे कंपनी के एम्प्लॉय को उस कंपनी से जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो लंबे समय तक टिकने वाला है। If he is not satisfied, if she is not satisfied with the job, उसको एटमॉस्फेयर वो नहीं मिल रहा, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट वो नहीं मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपनी में वो लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, नॉन फाइनेंशियली भी होता है। तो हमें उसको, उसके मोरल को बूस्ट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए हमें उसकी रेम्युनरेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके मोटिवेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो कहीं पर गलती कर रहा है, कर रही है, तो हमें उसे ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, तो इससे उसे जॉब का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं यार मुझसे गलतियां हो गई, बॉस ने मुझे चिल्लाया लेकिन उसने मुझे ट्रेनिंग भी दी, मुझसे गलतियां हो गई, बॉस ने मुझे चिल्लाया नहीं लेकिन ही एक्सपेक्ट मोर एफिशिएंसी फ्रॉम मी। तो उस तरीके से वो हम उसके मोरल को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन्स हार्मनी। हमें क्या करना है, किसी भी स्टाफ की प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल्स को हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, उसको काम पर रखते हैं, उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उसे प्रमोशन देने का काम करते हैं, बट द क्राइटेरिया ऑफ द प्रमोशन शुड बी फेयर। उसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेल है, फीमेल को प्रायोरिटी है, मेल को प्रायोरिटी नहीं है, जूनियर है, सीनियर है, जूनियर कल मेरे से पीछे आया हुआ लड़के को उसका प्रमोशन दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन देने का जो क्राइटेरिया, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ओनली। ठीक है, तो ही उस पूरी कंपनी के अंदर पीस होगा, शांति होगी और हार्मनी मेंटेन होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं था एक्टिव, लेकिन अब से कंटिन्यूटी के तौर पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।